भूगोल प्रायोगिक प्रशिक्षण क्लास के अंदर भूगोल से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं सर्वेक्षण कार्य के दौरान उन सभी उपकरणों की जानकारी लेंगे। भूगोल प्रायोगिक प्रशिक्षण क्लास के अंदर प्रैक्टिकल से संबंधित जितनी भी हमारे क्वेश्चन होते हैं वाइवा के, उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक उपकरणों की जानकारी हम करेंगे। ये उपकरण किससे बने हुए होते हैं, इन उपकरणों की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, इन उपकरणों को किन नामों से जाना जाता है, ये उपकरण किसके बने होते हैं और इन उपकरणों का उपयोग क्या होता है, ऐसी जानकारी हम इस प्रशिक्षण क्लास के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले जो उपकरण होता है हमारा सर्वेक्षण के दौरान, वो उपकरण ये होता है, इसको त्रिपाद स्टैंड के नाम से पुकारा जाता है। इसका क्या नाम है? त्रिपाद स्टैंड होता है ये। इसका नाम त्रिपाद स्टैंड इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके तीन पैर होते हैं। त्रि यानी तीन और पाद यानी पैर, तीन पैरों वाला स्टैंड त्रिपाद स्टैंड कहलाता है। त्रिपाद स्टैंड किसका बना हुआ होता है? सागवान की लकड़ी का ये बना हुआ होता है, या फिर कुछ त्रिपाद स्टैंड एल्यूमिनियम के भी बने हुए होते हैं। एल्यूमिनियम और सागवान की लकड़ी के ये बनाए जाते हैं। सागवान की लकड़ी के ही क्यों बनाए जाते हैं? बम्बूल, नीम, अन्य वृक्षों की लकड़ियां इसमें काम में क्यों नहीं ली जाती हैं? तो देखिए, बम्बूल की और जो नीम की लकड़ी होती है उस पर जलवायु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लकड़ियां बह जाती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जबकि सागवान की लकड़ी पर बहुत कम जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सागवान की लकड़ियां इस उपकरण के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्टैंड, ऊपर से ये चौड़ा है, नीचे का हिस्सा इसका नुकीला होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो एक लोहे की या कहीं की अलोहे धातु का एक खोल होता है। ये खोल पहना दिया जाता है नीचे वाले हिस्से पर। ये जो खोल होता है इसका भी नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल नुकीला होता है, ऊपर वाला हिस्सा इसका चौड़ा होता है। इसका नीचे वाला भाग नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि नीचे वाला जो भाग होता है वो हम किसी भी जगह पर इसे रख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र का सर्वे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी सड़क का सर्वे कर रहे हैं तो सड़क पर इस त्रिपाद स्टैंड को खड़ा किया जाता है, या किसी मकान की छत का सर्वे कर रहे हैं, या किसी ऐसी कंकरीट पथरीली भूमि का अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो ऐसे स्थानों पर इस त्रिपाद स्टैंड को खड़ा करते हैं। त्रिपाद स्टैंड अपनी जगह मजबूती से स्थिर खड़ा हो जाए, फिसले नहीं ये, इसी कारण इसका नीचे वाला जो भाग होता है ये भाग नुकीला बनाया जाता है, ताकि ये हमारी धरातल पर या पृथ्वी पर स्थायी रूप से खड़ा हो सके, स्थिर रह सके। इस कारण इसका नीचे वाला हिस्सा नुकीला बनाया जाता है। बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा इधर सपोर्ट लगी हुई है त्रिपाद स्टैंड पर। ये सपोर्ट इसलिए लगाई जाती है ताकि इसको और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इसे मजबूती प्रदान करने के लिए बीच में सपोर्ट लगाई जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके ऊपर थोड़ा वजन भी डाल दिया जाए तो इस पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए त्रिपाद स्टैंड पर सपोर्ट लगाई जाती है। त्रिपाद स्टैंड नीचे की ओर तो अलग अलग दिशाओं में है, लेकिन ये तीनों ही इसके जो स्टैंड होते हैं वो एक प्लेट से जुड़े हुए होते हैं। इसको त्रिशाखी प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? त्रिशाखी प्लेट बोलते हैं। और इस त्रिशाखी प्लेट से ये तीनों पैर जुड़े हुए होते हैं। ये त्रिशाखी प्लेट इन तीनों पैरों को जोड़ने का
का कार्य करती है। इस त्रिपाद स्टैंड की ऊंचाई की बात की जाए तो त्रिपाद स्टैंड की ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। इसके अलावा दूसरा उपकरण ये होता है, ध्यान से देखिए इसे, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो 2 सपोर्ट लगी हुई है इसमें और बीच में धारियां बनी हुई है और बीच में एक धुरी प्लेट लगी हुई है, इसे बोलते हैं धुरी प्लेट। ये प्लेट पीतल या एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। 2 सपोर्ट जो लगाई गई है ये सागवान की लकड़ी की लगी हुई है। बाकी बीच में जो ये लाइनें छोड़ी गई है, ये लाइनें क्यों छोड़ी गई है? आपका जो परीक्षक आएगा, वाइवा लेगा, उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि ये लाइनें क्यों छोड़ी जाती हैं। तो ये लाइनें इसलिए छोड़ी जाती है ताकि अगर लकड़ी पर जलवायु का प्रभाव भी पड़े तो वो प्रभाव केवल इन्हीं ही लाइनों में सीमित रह जाए, उसका प्रभाव ऊपरी सतह पर न पड़े। इसी कारण ये लाइनें छोड़ी जाती हैं, क्योंकि लकड़ी गर्मी के दिनों के अंदर सिकुड़ती है, वर्षा ऋतु के अंदर फैलती है। तो जब लकड़ी सिकुड़ती है तो ये जो लाइनें होती है वो अधिक चौड़ी हो जाती है और जब लकड़ी फूलने लगती है तो ये लाइनें बिल्कुल कम हो जाती है। इसी कारण ये लाइनें छोड़ी जाती है। दूसरी ओर का अगर हम भाग देखेंगे इसका, तो ये भाग बिल्कुल समतल और सपाट है। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये बिल्कुल प्लेन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारी ड्राइंग शीट रखी जाती है। जो शीट हमें बोर्ड के माध्यम से या जो चार्ट हमें मिलता है उस चार्ट को हम यहाँ पर रखते हैं और फिर हम सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। तो हमारी शीट खराब न हो, उस शीट की सुरक्षा के लिए ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये बिल्कुल समतल बनाया जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये अलग अलग नापों में बनाया जाता है। कुछ जो इसका नाम है आरेख पट, क्या बोलते हैं इसको? आरेख पट बोलते हैं या फिर इसे ड्राइंग बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड। इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है अनुपातों में होती है और अलग अलग अनुपातों में होती है। ये कुछ आरेख पट होते हैं 30:40 के होते हैं, कुछ ड्राइंग बोर्ड 40:60 के होते हैं, कुछ 45:45 के होते हैं, कुछ 60:75 के भी ये ड्राइंग बोर्ड बनाए जाते हैं। अलग अलग इनकी नाप के अनुसार हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। ऊपर की जो ये आपको प्लेट दिखाई दे रही है, ये जो प्लेट होती है ये चीड़ की लकड़ी की बनाई जाती है। किसकी? चीड़ की जो लकड़ी होती है उसकी ये प्लेटें बनाई जाती है और नीचे जो सपोर्ट लगाई गई है ये सपोर्ट सागवान की लकड़ी की लगाई जाती है और इसे ड्राइंग बोर्ड या आरेख पट कहा जाता है। ड्राइंग बोर्ड और आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर जो ये जो धुराग्र प्लेट होती है, इस धुराग्र प्लेट को त्रिशाखी प्लेट पर रखा जाता है और इसका जो छेद होता है उसको त्रिशाखी शाखा के अंदर डाला जाता है। ये इस प्रकार रखने के बाद भी ये जो हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है ये हिलने लगता है। जब हम कार्य करेंगे तो हमारा चार्ट खराब हो जाएगा, सीट खराब हो जाएगी। तो सीट खराब न हो इस कारण फिर इसको हिलने से रोकने के लिए एक उपकरण हम काम में लेते हैं। वो उपकरण आपका यह है। ये जो उपकरण होता है, इस उपकरण की जो आकृति बनी हुई है वो आकृति चिड़ियों के पंख जैसी होती है और ये जो आकृति होती है इसको फ्लाई नट के नाम से जाना जाता है। फ्लाई नट ये कहलाता है। ये एक पेच होता है और इस पेच को इस आरेख पट को टाइट करने के लिए, खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नीचे से इसे खींचा जाता है
जैसे ही हम इसको टाइट करेंगे और ये हमारे जो ड्राइंग बोर्ड होती है, आरेख पट होता है, वो स्थिर हो जाता है, फिर हिलने का कार्य नहीं करेगा ये, और हमारी सीट खराब होने से बच जाएगी। इसलिए ये कंप्लीट एक भाग होता है। इस कंप्लीट भाग को प्लेन टेबल त्रिपाद स्टैंड के नाम से जाना जाता है। ये प्लेन टेबल और ये त्रिपाद स्टैंड, प्लेन टेबल त्रिपाद स्टैंड इसे कंप्लीट कहा जाता है। सबसे पहला उपकरण यही होता है। इस उपकरण के साथ हमें फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर जाना पड़ता है और सर्वेक्षण का कार्य करना पड़ता है। पहला जो कार्य होता है वो फील्ड में जाने पर इसे इस प्रकार जो मैदान होता है उसके बीचों बीच में इस स्टैंड को खड़ा किया जाता है, और खड़ा करने के बाद में पहला जो कार्य होता है वो कार्य होता है इसे समतल करने का। जब तक ये त्रिपाद स्टैंड समतल नहीं हो जाता तब तक हम आगे का कार्य नहीं कर सकते। समतल करने के लिए हम कुछ उपकरण काम में लेते हैं। वे उपकरण इस प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिए इन उपकरणों को। ये दो प्रकार के उपकरण होते हैं। एक तो ये उपकरण होता है और दूसरा उपकरण ये होता है। इनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला जो उपकरण है ये नीचे लोहा धातु का बना हुआ है, जो 4-6 सेंटीमीटर लंबा होता है। ऊपर एक लोहे की छड़ी लगी हुई है। लोहे की छड़ी के बीच में भी देखेंगे तो एक कांच की छड़ लगी हुई है, कांच की नली लगी हुई है। इस कांच की नली को गहराई से देखने पर अंदर हमें एक बुलबुला हिलता हुआ दिखाई देता है। बुलबुला के इस कांच की छड़ी पर, नली पर बीचों बीच में दो लाइनें बनी हुई है। ये बुलबुला कहां से आया, नली के अंदर क्या भरा हुआ है, ये क्या काम आती है, कई प्रकार के क्वेश्चन वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इसका नाम स्पिरिट लेवल है। क्या है इसका नाम? स्पिरिट लेवल है इसका नाम। और ये प्लेन टेबल को समतल करने के लिए उपयोग में ली जाती है। इसी उपकरण के द्वारा प्लेन टेबल समतल की जाती है। ये बुलबुला कहां से आया और नली के अंदर क्या भरा जाता है? एल्कोहल इसके अंदर भरा जाता है। परीक्षक द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अंदर एल्कोहल ही क्यों भरा जाता है, जल या फिर कोई अन्य तेल वगैरह क्यों नहीं भर सकते हम? तो जल और तेल वगैरह इसके अंदर नहीं भर सकते, क्योंकि माइनस टेम्परेचर के अंदर ये जम जाते हैं और बुलबुला सही टेबल को समतल नहीं कर पाएगा। इस कारण इसके अंदर न तो पानी भर सकते हैं न कोई ऑयल भर सकते हैं, केवल इसके अंदर एल्कोहल ही भरा जाता है, जिसका जलवायु का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। बुलबुला कहां से आया? इस नली को भरते समय इसका कुछ स्थान खाली छोड़ दिया गया था, जिसके कारण यह बुलबुला दिखाई देता है। बुलबुला जो कांच की छड़ी होती है, इसके बीच में दो लाइनें खींची हुई है। अगर बुलबुला दोनों लाइनों के बीच में आ जाता है तो मान लीजिए टेबल आपकी समतल हो चुकी है। अगर बुलबुला एक ओर भग रहा है ऊंचाई की ओर, तो मान लीजिए टेबल आपकी असमतल है। हमेशा बुलबुला ऊंचाई की ओर भगता है। किधर? ऊंचाई की ओर ये बुलबुला जाता है। अगर मान लीजिए टेबल का एक कोना ऊंचा है तो बुलबुला भी ऊंचाई की ओर ही जाएगा, दूसरा कोना इसका नीचा होगा। किस प्रकार हम टेबल को समतल करेंगे? तो बारी बारी से टेबल के एक एक कोने पर इसे रखा जाएगा। अगर मान लीजिए बुलबुला लाइनों के बीच में है तो आप मान लीजिए ये कोना आपका समतल है, फिर अगले कोने पर रखेंगे। ऐसे बारी बारी से चारों कोनों पर इस स्पिरिट लेवल को रखा जाता है। टेबल को देखा जाता है समतल है या नहीं है। अगर मान लीजिए टेबल समतल नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? जो कोना ऊंचा होता है या तो उस तरफ के पैर को नीचे उतारा जाता है या फिर उसके विपरीत दिशा वाले पैर को
ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है तो टेबल अपने आप ही समतल हो जाती है। दाएं बाएं हम इसे नहीं कर सकते। एक और उपकरण होता है, ये प्लास्टिक वाला स्पिरिट लेवल है। यहाँ पर 3 जगह आपको ये कांच की नली दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर भी बुलबुला हिलता हुआ दिखाई देता है। ये बुलबुला वही है, इसके अंदर भी अल्कोहल भरा हुआ है, लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसे भी प्लेन टेबल पर रखकर और प्लेन टेबल को समतल किया जा सकता है। तो हमारा पहला कार्य होता है प्लेन टेबल को समतल करना, जो हम कौन से उपकरण के द्वारा कर सकते हैं? स्पिरिट लेवल के द्वारा हम इसे समतल कर सकते हैं। उसके बाद में हमें जो सीट दी जाती है उस सीट को यहाँ पर रखा जाता है। सीट रखने के लिए हम सीट को जैसे ही इस पर रखते हैं कार्य करने लगती है, और मान लीजिए अगर हवा चलने लगती है तो वो सीट बार बार हवा के कारण उठेगी और हमारी सीट या तो खराब हो जाएगी या फिर हमारी जो सीट होती है वो फट जाएगी। इस कारण फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सीट को स्थायी करने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करना पड़ेगा। वे उपकरण कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार की ये कुछ पिन्ने होती है। इन पिनों को हम थंब पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थंब पिन, अर्थात थंब का मतलब अंगूठी के द्वारा इन पिनों को इस प्रकार लगाया जाता है, जिससे हमारी सीट हवा के माध्यम से उड़े नहीं, फटे नहीं, सीट आसानी से इस पर चिपक कर रहे। लेकिन कारण क्या है? जब हम एलिडेट का प्रयोग करते हैं, एलिडेट का जब प्रयोग करेंगे तो ये बार बार हमारे व्यवधान डालेगी। ये पिन्ने जो थंब पिन होती है ये बार बार इस एलिडेट से टकराएगी और हो सकता है हमारा कार्य खराब हो जाए। इस कारण फिर थंब पिनों की जगह इस उपकरण को काम में लिया जाता है। ये अंग्रेजी के यू आकार की स्थिति में बनाया गया एक एल्यूमिनियम का उपकरण है। इसे क्लिप बोलते हैं। क्या? क्लिप बोलते हैं इसे। और इसे किस प्रकार रखा जाता है? ये घुमा हुआ जो हिस्सा होता है ये नीचे की ओर रखा होता है और ये जो समतल भाग होता है ये ऊपर की ओर लगाया जाता है। इस प्रकार इसको यहाँ टेबल पर पहना दिया जाता है, जिसके कारण ये ऊपर सीट को स्थायी कर देता है और एलिडेट में भी कोई व्यवधान नहीं कर पाता है ये, और आसानी से हमारी सीट यहाँ पर सुरक्षित रह जाती है। तो क्लिप के द्वारा या फिर थंब पिनों के द्वारा हम हमारे चार्ट को, हमारी सीट को चारों कोनों पर लगाकर स्थायी रूप प्रदान कर सकते हैं। तो सीट को स्थायी करने के लिए कौन सी पिनों का प्रयोग किया जाता है? थंब पिन या क्लिप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला कार्य हमको करना पड़ता है नॉर्थ दिशा ज्ञात करने का। नॉर्थ दिशा कौन से उपकरण के द्वारा हम ज्ञात करेंगे? वो उपकरण क्या है? किस प्रकार हम नॉर्थ दिशा ज्ञात कर पाएंगे? तो नॉर्थ दिशा ज्ञात करने के लिए ये उपकरण है। उपकरण को ध्यान से देखिए। उपकरण के अंदर एक सुई आपको दिखाई देगी। सुई के दोनों किनारे नुकीले होते हैं। सुई बीच में से, मध्य में से मोटी होती है। मध्य भाग सुई का होता है वो एक दूरी से टिका हुआ होता है। सुई के दोनों जो नोक होते हैं वहां पर कुछ संख्या लिखी हुई है, 0 और दोनों तरफ 5-5 लिखे हुए होते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रप कंपास। इस उपकरण का क्या नाम है? ट्रप कंपास है। ट्रप कंपास को ध्यान से देखेंगे तो ये एक अलोहा धातु का बना हुआ आवरण है। अलोहा धातु का जो आवरण है ये 8-10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो एक कांच की छड़ लगी हुई है यहाँ, और कांच की छड़ के अंदर आपको सुई दिखाई देती है। ये चुंबकीय सुई होती है जो एक दूरी पर टिकी हुई होती है। चुंबकीय सुई के दोनों
नोक नुकीले होते हैं जो हमें दिशाओं को ज्ञात कराने में सहायता करते हैं। दोनों ओर कुछ चाप बने हुए हैं, इनको अक्षांकित चाप कहा जाता है। इधर आपको संख्या दिखाई दे रही होगी, ये अक्षांकित चाप कहलाते हैं। सुई के दोनों नोक अगर मान लीजिए 0 डिग्री पर आ जाते हैं तो मान लीजिए आपकी नॉर्थ दिशा सही है। अगर सुई इधर उधर भग रही है तो नॉर्थ दिशा सही ज्ञात नहीं होती है। आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा एक स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू ब्रेक पिन कहलाती है। क्या कहलाता है? ब्रेक पिन। ब्रेक पिन को जब ढीला करेंगे तो सुई हिलने लगती है, दाएं बाएं घूमने लगती है। और इसको ब्रेक पिन को अगर टाइट कर दिया जाए तो सुई स्थिर हो जाती है। सुई कब काम करेगी? जब हम ब्रेक पिन को ढीला करेंगे और यहाँ रखेंगे तो सुई अपने आप उत्तर दिशा की ओर जाने लगती है। तो जिधर उत्तर दिशा होगी उधर हमें ये नॉर्थ ज्ञात कराएगी। आपको गहराई से देखेंगे तो एक और सुई के किनारे एन लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है। ये नॉर्थ वाली सुई हमेशा नॉर्थ दिशा की ओर रखनी पड़ती है और नीचे वाला हिस्सा साउथ की ओर करना पड़ता है। ये जो ब्रेक पिन है इसी दिशा में नॉर्थ लिखा हुआ है तो ये हिस्सा उत्तर दिशा में और ये हिस्सा साउथ दिशा की ओर इस प्रकार रखा जाएगा, तब हमारी सीट पर नॉर्थ दिशा ज्ञात होगी। नॉर्थ दिशा ज्ञात करते समय या फिर कहे कि ट्रप कंपास को उपयोग में लेते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ट्रप कंपास को काम में लेते हुए हमें अनेक या कहे कि विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास कोई भी लोहे की वस्तु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय सुई होती है और चुंबकीय सुई लोहे की वस्तु की ओर आकर्षित होती है। इस कारण लोहे की वस्तु हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अक्सर हमारे पास चाबियों का गुच्छा, हाथ का लोहे का कड़ा, लोहे की चेन या फिर अन्य कोई उपकरण हो सकता है, सर्वेक्षण दंड भी हो सकता है। तो ये सभी लोहे की वस्तुएं ट्रप कंपास के पास नहीं होनी चाहिए जब तक हम नॉर्थ दिशा ज्ञात करते हैं। तो ये नॉर्थ दिशा ज्ञात करने के लिए ट्रप कंपास का उपयोग किया जाता है। नॉर्थ दिशा समपटल सर्वेक्षण में दाएं हाथ पर ऊपर की ओर, दाएं हाथ का जो ऊपर वाला कोना होता है वहां पर नॉर्थ दिशा दर्शाई जाती है। इसके अलावा अगला जो कार्य होता है वो कार्य सीट पर होता है केंद्र ज्ञात करने का, और केंद्र ज्ञात करने के लिए भी हमें कुछ उपकरण काम में लेने होते हैं। वे उपकरण इस प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसका एक किनारा नुकीला होता है, दूसरा किनारा नुकीला नहीं होता है। जो किनारा नुकीला नहीं होता है वो किनारा धागे से बंधा हुआ होता है और धागे एक सोल से लगा हुआ धागा होता है। दूसरा जो नुकीला हिस्सा होता है ये तो हमारी ड्राइंग शीट का केंद्र ज्ञात कराता है। ड्राइंग शीट का केंद्र ज्ञात करने के लिए इस नुकीले हिस्से को रखा जाता है, जबकि जो धरातल का केंद्र ज्ञात किया जाता है वो इस साउल के द्वारा किया जाता है। तो इस चिमटा युक्त साउल पिंड के द्वारा हम धरातल का और ड्राइंग शीट का दोनों का केंद्र ज्ञात करते हैं। इसको किस प्रकार रखा जाता है? ये पीतल या एल्यूमिनियम का बना हुआ एक यू आकार में कहे या फिर चिमटा युक्त आकृति में कहे एक उपकरण होता है जो एक धागे से साउल बंधी हुई होती है, और ये साउल क्या करती है? केंद्र ज्ञात कराने के काम आती है। मनीषा मीणा है क्या? सेकेंड ईयर क्लास में मनीषा मीणा, कविता रेगर
तो ये चिमटा युक्त साउल पिंड को किस प्रकार रखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर लंबाई की ओर से हम इसको रखेंगे तो ये केंद्र तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए जिधर चौड़ाई कम होती है उधर से हमें इसे लगाया जाता है। धागे के माध्यम से हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको रखा जाता है। नुकीला हिस्सा हमारी ड्राइंग शीट पर आ जाता है और साउल नीचे धरातल की ओर चला जाता है। ये जो धागा होता है ये हमारे फ्लाई नट के बिल्कुल मध्य में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए और साउल धरातल के लगभग होना चाहिए। जब साउल धरातल पर पहुंच जाती है तो आसानी से ये धरातल का केंद्र ज्ञात कर लेती है। इसे रोककर हम धरातल का केंद्र जो होता है वह ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से पर हम आलपिन लगाकर और ड्राइंग शीट का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तो केंद्र ज्ञात करने के लिए हमें चिमटा युक्त साउल पिंड का उपयोग करना पड़ता है। धरातल पर जो केंद्र होता है उस केंद्र को याद करने के लिए इस प्रकार के उपकरण को काम में लिया जाता है। ये तीर कहलाता है। क्या कहलाता है? तीर कहलाता है। इसे जरीब के तीर भी बोलते हैं, जो फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर अधिकांश उपयोग में लिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? ये लोहे धातु का बना हुआ होता है और इसको जहां हमारा केंद्र होता है वहां पर काट दिया जाता है। तो तीर के द्वारा हम धरातल के केंद्र को ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है हमारा तीसरा स्टेप। इसके बाद में अगला जो स्टेप होता है वो बारी बारी से हम अलग अलग उपकरणों को काम में लेकर और उनका उपयोग करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग कलर का रंगा हुआ है। ये एक पोल होता है, इसको हम सर्वेक्षण दंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेक्षण दंड कहते हैं। और अगर इस सर्वेक्षण दंड के ऊपर यहाँ पर ध्वज लगा दे तो ये ध्वज दंड भी कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो सर्वेक्षण दंड या ध्वज दंड इसे कहा जाता है। इसको गहराई से देखेंगे तो देखिए, इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 फीट की होती है। लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 फीट की होती है। अलग अलग रंगों में ये रंगा हुआ होता है। अधिकांश सर्वेक्षण दंड सफेद और लाल कलर के होते हैं या फिर सफेद और काले कलर के होते हैं। सफेद या काले रंग में या फिर सफेद और लाल रंग के ही रंगे होते हैं। परीक्षक के द्वारा अगला क्वेश्चन वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, हरे रंग का पीले रंग का क्यों नहीं रंग सकते? तो हरे रंग का और पीले रंग का इसको इसलिए नहीं रंग सकते क्योंकि हरा रंग और पीला रंग दूर से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जबकि काला रंग, सफेद रंग और लाल रंग दूर तक के लक्ष्य को भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी कारण ये केवल 2 ही रंगों में रंगा जाता है। ये लोहे का बना हुआ एक खाली पोल होता है जिसकी लंबाई 8 से 10 फीट होती है। एक एक फीट के अंतराल पर यह अलग अलग रंगों से रंगा हुआ होता है। नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो इसका नीचे वाला हिस्सा नुकीला होता है। नीचे वाला हिस्सा नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि धरातल पर भूमि पर गाड़ने में सुविधा रहती है, आसानी से ये जमीन के अंदर गाड़ा जा सकता है। इसी कारण इसका नीचे वाला हिस्सा नुकीला बनाया जाता है और इसको सर्वेक्षण दंड कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? तो बेटा बात नहीं, सर्वेक्षण दंड का उपयोग अगर मान लीजिए हम किसी क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं और उस क्षेत्र पर अगर मान लीजिए ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता है तो उस लक्ष्य पर हम सर्वेक्षण दंड को गाड़ कर और इसी को लक्ष्य मानते हुए सर्वेक्षण का कार्य कर सकते हैं। इस कारण सर्वेक्षण दंड भी
समपटल सर्वेक्षण में एक अहम उपकरण होता है। इसके अलावा और भी कुछ उपकरण होते हैं। अगला जो उपकरण होता है वो उपकरण आपका फीता होता है। लंबाई को नापने के लिए फीते का उपयोग किया जाता है। फीता अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग लंबाई का होता है। कुछ फीते छोटे होते हैं, 30-15 मीटर का ये फीता है। ऊपर लिखा हुआ है 15 एम, 15 मीटर का बिल्कुल छोटा फीता होता है। इसका उपकरण सर्वेक्षण में नहीं किया जाता है। जबकि दूसरा जो फीता होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 30 एम, 30 मीटर का होता है ये, और 30 मीटर के फीते को ही ज्यादातर सर्वेक्षण में काम में लिया जाता है। अगर हम इसे बाहर निकालते हैं तो देखते हैं इस पर दोनों तरफ कुछ दूरियां लिखी हुई होती है। जो दूरियां होती है एक तरफ मीटर में होती है। 1 एम लिखा हुआ है लाल अक्षरों में, दिखाई दिया। जिधर 1 एम लिखा हुआ है लाल अक्षरों में, उधर मीटर में होती है दूरी। दूसरी तरफ देखेंगे तो 1, 2, 3 संख्या लिखी हुई है लाल अक्षरों में, इधर फीट में दूरी होती है। हम सर्वेक्षण कार्य में केवल मीटर वाली दूरी को ही काम में लेते हैं। लक्ष्य अगर मान लीजिए हमारा फिक्स नाप का नहीं होता है, पॉइंट में होता है, तो पॉइंट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। 1 मीटर के आगे संख्या लिखी हुई है 10, 20, 30। इस आधार से हम पॉइंटों की गणना भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मीटर और 1.10 सेंटीमीटर है, तो 1.10 दे रखा है। आसानी से नाप कर हम दूरियां ज्ञात कर सकते हैं, लक्ष्यों को नाप सकते हैं। तो लक्ष्यों की लंबाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फीते का प्रयोग किया जाता है। फीता कपड़े का फीता भी होता है, प्लास्टिक का फीता भी होता है, और लोहे धातु का भी फीता होता है। कपड़े का फीता हम सर्वेक्षण में काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि जब वर्षा या अचानक बूंदाबांदी हो जाती है तो कपड़े का फीता खराब होने की संख्या बढ़ जाती है और सही दूरी भी ज्ञात नहीं कराता है। जबकि अगर हम प्लास्टिक के फीते का उपयोग अधिकांश करते हैं और लोहे धातु का फीता भी ज्यादातर काम में लेते हैं, तो ये प्लास्टिक वाला फीता है और प्लास्टिक के फीते का उपयोग सर्वेक्षण कार्य के लिए किया जाता है। अगला जो उपकरण होता है आपका, वो अगला उपकरण होता है ये, इसको ध्यान से देखिए।